छत्तीसगढ़ में सत्ता की राह तलाश रही बीजेपी के लिए अब चाणक्य ने मोर्चा संभाल लिया है। पीएम मोदी के दौरे से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिग्गज नेताओं के साथ बैठक की और चुनावी रणनीति के साथ जीत का रोड मैप तैयार किया। शाह ने ये साफ मैसेज दिया कि प्रदेश का निर्माण अटल बिहारी वाजपेयी ने किया, तो यहाँ सत्ता में भी बीजेपी को ही होना चाहिए। शाह ने बंद कमरे में प्रदेश की राजनीतिक हलचल पर चर्चा की तो एकजुटता के साथ संगठन में चल रही गुटबाजी पर लगाम लगाने के भी निर्देश दिए। गुजरात मॉडल की ही तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी बूथ को मजबूत करने की कवायद होगी। हर विषय की तैयारी के नाते ये बैठक थी, शुद्ध रूप से पार्टी के संगठन की बैठक थी और इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इसी के निमित्त आए थे और हम सब लोगों को एक रोड मैप बनाने के लिए कह के रोड मैप बनना शुरू हुआ है। बहुत विस्तार से छत्तीसगढ़ की राजनीतिक परिस्थिति, बाकी बारे में बहुत विस्तार से बातचीत हुई। राज्य की इस अन्यायी अत्याचारी सरकार को उखाड़ कर फेंकने का एक पूरा रोड में पूरा प्लान इस बैठक में हमने तैयार की है। छत्तीसगढ़ में जो भ्रष्टाचारी सरकार है, जो अन्यायी अत्याचारी सरकार है, जो श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की चल रही है, उसकी अब विदाई हमको तय करना है। विधानसभा के चुनाव में स्पष्ट बहुमत के साथ में हमको बनाना है। शाह की बंद कमरे की बैठक को लेकर प्रदेश के बीजेपी नेता बोलने से बचते दिखे, लेकिन शाह अब चुनावी साल में दिए टास्क और संगठन के कामकाज की रिपोर्ट लेंगे। साथ ही शाह के छत्तीसगढ़ के दौरे भी बढ़ेंगे। हालांकि भूपेश सरकार के मंत्री शाह के जीत के मंत्र को विजय का संकल्प नहीं मानते। मंत्री मोहम्मद अकबर का कहना है कि मंत्र से नहीं, मेहनत से जीत मिलती है। मंत्रों से कभी विजय संकल्प पूरा नहीं होता। मेहनत करो, काम करो। रणनीति भी बताएं। अरे रणनीति तो सबके पास है। रणनीति छत्तीसगढ़ में 15 साल की रमन सरकार के बाद बीजेपी सिर्फ 13 सीटों पर सिमट चुकी है। अब छत्तीसगढ़ में शाह का मंत्र 45+ सीटों का जादुई आंकड़ा दिला पाने में कितना कामयाब होता है, ये देखने वाली बात होगी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ललित और हमारा आज का मुद्दा है मंत्र से मिलेगी जीत। जी हां, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह 13 सीटों पर सिमट चुकी बीजेपी को जीत का मंत्र दे चुके हैं, तो रोड मैप के साथ ही एकजुटता की घुट्टी भी पिलाकर गए हैं। लेकिन इसको कांग्रेस इतना सीरियसली ले नहीं रही है, तो क्या शाह के दौरे और पीएम मोदी के चेहरे से छत्तीसगढ़ बीजेपी कमाल दिखा पाएगी? चलिए, तो आज इसी को हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं अभय नारायण राय जी, कांग्रेस के नेता हैं छत्तीसगढ़ के। बहुत बहुत स्वागत करते हैं अभय जी आपका। मुकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं। मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। साथ ही हमारे साथ गंगेश द्विवेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। इनसे गहराई से हम समझने की कोशिश करेंगे रणनीतियां दोनों ही पार्टियों की। बहुत बहुत स्वागत करते हैं गंगेश जी आपका। सबसे पहले शुरुआत करेंगे सवालों की। गंगेश जी, आपसे ही जानना चाहेंगे, एक छोटा कमेंट आपसे लेंगे। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले शाह जो है छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए, उन्होंने बहुत कुछ रणनीतियां बनाई होगी, बहुत कुछ ज्ञान दिया होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कांग्रेस इसको सीरियसली लेती हुई दिखाई नहीं दे रही। क्या लगता है? दो तरह की सरकार है, एक तरफ तो जो है सत्ता है, सत्ता का साथ है, 5 साल के काम है, तो दूसरी तरफ मोदी का चेहरा है और ऐसे चाणक्य बीजेपी के पास है। कौन ज़्यादा बाजी मारता हुआ दिखाई देगा और रणनीति के मुद्दे पर आपका क्या अनुमान है? राहुल जी, देखिए, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में ये जो सरकार बनी कांग्रेस की, उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अपनी ताकत बनाई जी। और लगातार पिछले 4-4.5 साल से और इस साल भी एमएसपी 2500 रुपए दे रहे हैं धान का, जो सबसे ज्यादा देश में। और एमएसपी की जो राशि केंद्र से आ रही है, उसके अलावा अंतर की राशि राज्य सरकार दे रही है। एक ये प्लस है उनके लिए। दूसरा, कई सारी योजनाएं, गौमूत्र खरीदने की योजना, गोबर खरीदने की योजना, इस तरह कई सारी योजनाएं जो है ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के हिसाब से ही बनाई। और इसी के दम पे उन्होंने अभी देखिए एक नई, हालांकि घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि जो तेजी से गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ रही हैं, उसको लेकर लगभग 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात भी चल रही है, भी ये चर्चा में आ रही है। तो अगर ये घोषणा करते हैं तो निश्चित तौर पर ग्रामीण जनता
स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस की तरफ उनका रुझान ज्यादा रहेगा। तो ये सब जो व्यवस्थाएं हैं, अच्छा, इन सब का परिणाम ये हो रहा है कि चूंकि जेब जनता के जेब में, मतलब पैसा जो जनता के जेब में जा रहा है, किसान शहर में आके खरीदी कर रहा है, उससे जो है यहाँ पर बिजनेस में भी गिरावट पड़ रहा है, चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, चाहे आपका कपड़े का सेक्टर हो। कोरोना के बाद इन सब सेक्टरों में तेजी से वृद्धि दिखाई दी है। तो ये जो ताकत है, मतलब इससे ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से शहरी अर्थव्यवस्था भी कहीं ना कहीं मजबूत हुई है। तो इसको मिला के जो है, इसी रणनीति पे भूपेश बघेल लगातार चले हैं और इसी को, ये उनकी ताकत है। इसी वजह से मुझे लगता है थोड़ा सा कैजुअल ले रहे हैं चीजों को। और 76% ग्रामीण आबादी छत्तीसगढ़ की है, यानी बड़े वोटर्स जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 24% शहर के हैं। तो चूंकि बड़ी आबादी गांव की है, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का कैलकुलेशन होगा कि बड़ी आबादी तो हमने कवर करके रखा ही है और शहर को भी हमने इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाया ही है। तो इस तरह से वो ज्यादा अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। और रही भाजपा की बात, भाजपा की इन्हीं चीजों में कमजोरी है। एमएसपी अगर घोषित करती है भाजपा 2500, तो उनको पूरे देश में लाना पड़ेगा और पूरे देश में लाने की अभी स्थिति मुझे लगता नहीं कि केंद्रीय स्तर पे होगी। जी। और सेम यही चीजें हैं। दूसरा, हाँ, एक और छत्तीसगढ़ी आवाज को लगातार इन्होंने बढ़ावा दिया भूपेश बघेल ने पिछले 4 साल में। चलिए, इसके बाद भी मैं आपसे जानकारी लूंगा इसके, इसी विषय पर और अधिक बातचीत भी हम करेंगे। पहले हम अपने दोनों ही पार्टियों के नेताओं का रुख कर लेते हैं। अभय नारायण जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि चाणक्य कहे जाने वाले शाह छत्तीसगढ़ पे आ चुके हैं, लेकिन आप सीरियसली नहीं ले रहे हैं, ये बात भी सामने आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं, क्योंकि मैं अगर गणित की बात करूं तो विधानसभा की बात करें, 71 और 13 का गणित है। निश्चित तौर पर 13 बीजेपी बहुत कम है, आपका आंकड़ा बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर लोकसभा की बात करें तो 3 और 1 का आंकड़ा है, मतलब 3 सीटें जो हैं बीजेपी के पास है। यानी कि जब भी केंद्र के बड़े नेता को अगर छत्तीसगढ़ के नेता के साथ कंपेयर करते हैं तो शायद बीजेपी के पास जो है दावेदारी ज़्यादा होती है, अभी तक दिखाई दिया। कहीं ऐसा तो नहीं भूपेश बघेल बनाम जो है नरेंद्र मोदी करने की ये लड़ाई सामने आ जाए और फिर आपको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ जाए? ललित जी, पहली बात तो आपने कहा कि हम गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। जी जी, ऐसी बात नहीं है। अगर राजनीतिक दल के रूप में हम काम कर रहे हैं जी जी, तो दूसरे राजनीतिक दल को, वो भी भारतीय जनता पार्टी जैसा राजनीतिक दल जी, उसको गंभीरता से तो लेना ही पड़ेगा। चलिए, अच्छी बात है। जो छोटी पार्टी आ रही है उनको भी हम निगाह रखे हुए हैं कि आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जो भी 18 में और पार्टियां रही, उनपे भी कांग्रेस की निगाह बनी हुई रणनीति के तहत कि कुछ काम सौंपा गया है कि बाकी लोग निगाह रखे हुए। अब जहां तक चाणक्य और जीत के मंत्र का सवाल है, तो चुनाव के पहले चाणक्य हर स्टेट में जाते हैं। हिमाचल भी गए, कर्नाटक भी गए, पश्चिम बंगाल भी गए, दिल्ली भी गए। आज देश के आधे राज्यों में भाजपा नहीं है और ये चाणक्य सब जगह जाते हैं। तो ये उनकी पार्टी के चाणक्य हैं, उनकी पार्टी के जीत का मंत्र देने वाले लोग हैं। ये कुछ ऐसा मुद्दा सामने लाते हैं जिस मुद्दे में भावनात्मक लगाव होकर लोग उनके साथ चले जाते हैं। कभी भी भारतीय जनता पार्टी किसी भी राज्य में या देश में विकास के नाम पर नहीं आई है। 15 साल के बाद 2018 में हम आए यहाँ छत्तीसगढ़ में, भूपेश बघेल की सरकार आई, तो उससे पहले 3 चुनाव जी, आप 2003, 2008, 2013 का देखेंगे तो कुछ सीटों का अंतर रह जाता था, कुछ प्रतिशत हम पे रह जाता था और हम सत्ता तक नहीं पहुंच पाते थे। उसमें बहुत हद तक हमारे अंदर ऐसे लोग थे जो भारतीय जनता पार्टी को मदद करते थे। जैसे ही वो तत्व बाहर गए तो कांग्रेस शुद्ध हुई और भारतीय जनता पार्टी से छत्तीसगढ़ मुक्त हो गया। तो बहुत सी ऐसी परिस्थितियां हैं जिसको कांग्रेस ने संगठनात्मक अपने आप को मजबूत किया, बूथ मैनेजमेंट किया और भूपेश बघेल जी अध्यक्ष के रूप में, टीएस सिंहदेव जी नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस प्रदेश के जनता को विश्वास दिलाने में सफल रहे कि 15 साल की सरकार छत्तीसगढ़िया नहीं है, 15 साल की सरकार किसानों की नहीं है, 15 साल की सरकार कमीशन की सरकार है और जनता ने माना। जी जी। और अब इस 5 साल की जहां तक बात है, तो जो 5 सालों में जो बीजेपी को जीत दिलाते थे, जैसे कि आप कह रहे हैं अभय जी, तो वो लोग अब जा चुके हैं, पार्टी से बाहर हैं। आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूं कि किनके कारण भारतीय जनता पार्टी अपने आप को 15 साल का रिकॉर्ड बताती थी। और लोग कहते थे, छत्तीसगढ़ के लोग कहते थे कि अगर आप इनको बाहर कर देंगे तो कांग्रेस जीत जाएगी, और हुआ वही। वो लोग अपने आप बाहर गए, हम बाहर किए, वो बात का विषय हो सकता है, लेकिन परिणाम यही आया जी जी कि जनता ने हम पे विश्वास किया जी। और अब आज 18 में एक लाइन और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि
चाणक्य को या नरेंद्र मोदी जी को छत्तीसगढ़ क्यों आना पड़ रहा है जी एक छोटे स्टेट में 11 लोकसभा के क्षेत्र में? इसलिए कि वो गंभीरता से लेते हैं हर चुनाव को, जी जी इसलिए कि वो चुनौती से लेते हैं हर चुनाव को। चलिए, लेकिन इसलिए भी आना पड़ रहा है जी। कि लोकल नेतृत्व तो समाप्त हो चुका है। लोकल नेतृत्व आज समाप्त भी- है। जी, बड़ी बात कह रहे हैं आप। जी आज भी अमित शाह जी के बैठक के बाद जी जी जो बाहर मीडिया में हवा चलती रही बिल्कुल। कि नेतृत्व परिवर्तन तय, जी। नेतृत्व परिवर्तन होगा, मुकेश जी ये से बातें एक कमेंट बाहर ले लेता हूँ लगातार सर, चलती रही। मैं आपके पास फिर से आता हूँ। मुकेश जी, वो कह रहे हैं कि आपके पास लोकल नेतृत्व नहीं है, इसलिए अमित शाह को जगह जगह घूमना पड़ता है, और ये भी कह रहे हैं कि हर जगह वो जहाँ जहाँ घूम रहे वो सभी जगह तो आप सत्ता में नहीं आ पा रहे। देखिए, कहीं ना कहीं अभय नारायण जी और इनकी पार्टी में घबराहट का माहौल है, इसलिए कि 2014 के बाद इस देश में लगातार भारतीय जनता पार्टी की बहुमत से सरकार बनी। दूसरी बात, इन 9 सालों में इनके पास बोलने के लिए एक भी आरोप नहीं है, एक भी आरोप कि जो इनके भ्रष्टाचार के पूरे फहरिस्त हुआ करते थे, आज तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 9 साल के अंदर उन्होंने दिखा दिया है कि कैसा होता है। तीसरी बड़ी आर्थिक शक्ति यदि भारत बनी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी नीतियों के कारण। आपके ऊपर तो उन्होंने भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगा दिए सर। कड़वा लग रहा है घूमने वाले मोदी जी, अरे कड़वा लग रहा है सर, सुन लो एक एक करके अभय जी एक एक करके अभय जी एक एक करके अभय जी एक एक करके उनका कमेंट हो जान दीजिए। आपके पास आता हूँ अभय जी। घोटाले दबेंगे नहीं, घोटाले उजागर हो चुके हैं। आपको समय दूंगा अभय जी समय दूंगा आपको। चिल्ला के आप दबा नहीं सकते हैं, दबा नहीं सकते हैं। सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष यदि छत्तीसगढ़ आते हैं और संगठन के दृष्टि से बैठक लेते हैं तो ऐसी परिस्थिति में कांग्रेस के पेट में दर्द होने का समझ से बाहर है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरे दुनिया के अंदर में भारत का परचम लहराने का काम किया है, विदेशों के अंदर में विश्व के स्तर में उनका आज लोहा मानते हैं लोग, तो कहीं ना कहीं घबरा रहे हैं। अरे ये घोटालेबाजों को दिक्कत बहुत है। मुकेश जी ये बात तो सही है, मुकेश जी ये बात तो सही है। मुकेश जी एक सवाल मुकेश जी एक सवाल, मैं आपकी बात सुनूंगा। एक सवाल इसी के साथ जोड़ देता हूं। ये बात सही है कि आप कह रहे हैं कि वो आ रहे तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है। कांग्रेस के पेट में तो दर्द हो रहा है, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन आप ये बताइए कि आप लोकल लीडरशिप को आगे क्यों नहीं कर रहे। वो उनका सवाल था, बड़ा सवाल है कि आप जो है बड़े नेताओं को यहाँ ला रहे हैं, लोकल लीडरशिप को क्यों नहीं आगे कर रहे। भूपेश बघेल के सामने कोई लोकल लीडरशिप को आगे क्यों नहीं कर रहे। माननीय भूपेश बघेल जी से भी बेहतर कि हमारे यहाँ पूरा फहरिस्त है। 15 साल के अंदर में कैबिनेट के मंत्री हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, ऐसे अनेक नेतागण हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है ये कांग्रेस पार्टी को बताने का जरूरत नहीं है। लेकिन जनता के तो सामने रखना पड़ेगा ना सर। ये 2.5 उनका तो एकमात्र भूपेश बघेल हैं और मजबूत नेता हैं। बीजेपी को भी तो अपना एक नेता सामने रखना ही पड़ेगा ना सर। क्या भूपेश बघेल जी चेहरा बन के 2018 में चुनाव लड़े थे? तो सर नरेंद्र मोदी जी भी तो नहीं लड़ेंगे ना यहाँ से। मुख्यमंत्री के लाइन में नरेंद्र मोदी जी भी तो नहीं लड़ेंगे ना सर। आपको छत्तीसगढ़ का लोकल नेता तो देना ही पड़ेगा। कितने मुख्यमंत्री के लाइन में जब सरकार 2018 में आई, इसके पहले कांग्रेस पार्टी के कितने मुख्यमंत्री के लाइन में थे। दक्षिण में अलग, पश्चिम में अलग, उत्तर में अलग, टीएस सिंहदेव अलग, ताम्रध्वज साहू अलग, चरणदास महंत जी अलग, भूपेश बघेल जी अलग। क्या उनका चेहरा था? हाँ जी बिल्कुल, ये बात भी सही है आपकी, ये बात भी सही है। अभय जी आपके पास भी नेताओं की कोई कमी नहीं थी, एक के बाद एक नेता। अभी तो भूपेश बघेल है सामने, आप रख रहे हैं, लेकिन कई नेता थे। एकजुटता का संदेश आपने दे भी दिया।
टीएस सिंहदेव साहब को जो है एक अच्छी पोस्ट देके, एक अच्छा पद देके, लेकिन जो बीजेपी के नेता आरोप लगा रहे कि आपके पास भी एक से बढ़कर एक नेता थे, लेकिन ऐसी स्थिति आपके पाले में भी हो सकती थी। देखिए, मुकेश शर्मा जी अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं, कोई तथ्य नहीं दे रहे हैं। 18 की बात, 18 तो हम बोले ना, हम तो 15 साल के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीते हैं। हम तो किसानों को बोनस का वादा करके नहीं देने के खिलाफ जीते हैं। हम तो 15 साल के कमीशन खोरी के खिलाफ जीते हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के आक्रोश के खिलाफ जीतते हैं। जनता ने कांग्रेस को गद्दी दी और कांग्रेस ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बनाया। ये तो चेहरा होता है। हम तो बोल रहे हैं कि हम तो 15 साल के भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत के आए। और लड़ाई किसने लड़ी? प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भूपेश बघेल ने। लड़ाई किसने लड़ी? नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने। आज के जो नेता प्रतिपक्ष हैं और आज के जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, इनको तो अरुण साहब को तो बस्ती में कोई नहीं जानता, अरुण साहब को सरगुजा में कोई नहीं जानता, नारायण चंदेल को तो रायपुर में कोई नहीं जानता। मुकेश जी शाह आए, मुकेश जी अमित शाह आए, बंद कमरे में उन्होंने मीटिंग ली, क्या मंत्र दिया और क्या वो एकजुटता का मंत्र दिया है? क्योंकि बीजेपी में भी इस तरह की तकलीफें हैं, उनको भी शायद ये समझ में आ गया होगा कि एक बड़ा मंत्र देना होगा, एकजुट रहे, लड़ाई ना करें, अब मिलजुल कर लड़ेंगे तब तो जीत हासिल होगी। 45+ की बात कर रहे हैं आप लोग। देखिए ललित जी, माननीय अमित शाह जी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। 2 बार केंद्र में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है। 2014 में कांग्रेस की 14 से अधिक सरकार थी। आज कहाँ है कांग्रेस पार्टी? इनके पेट में दर्द होने का मुख्य कारण ये है, ये जानते हैं, माननीय अमित शाह जी मैनेजमेंट जानते हैं और व्यवस्था जानते हैं, करप्शन फ्री सरकार कैसे चलाना है जानते हैं। इनको तो खाली करप्शन करना है, घोटाले करना है और खाली भारतीय जनता पार्टी को करना है। क्या जवाब ये देने वाले हैं जनता को? गंगेश जी चलिए मैं गंगेश जी से भी एक सवाल ले लेता हूँ। गंगेश जी, एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगा रहे हैं, बड़े नेता भी आ रहे हैं, लेकिन बड़े नेता आते हैं तो लोकल नेता का भी मुद्दा उठता है। एक पार्टी के पास एक ऐसा नेता है जिसको वो सामने रख सकते हैं, दूसरे पार्टी के पास केंद्र के बड़े नेताओं को लाने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन एक तरफ कांग्रेस ये भी आरोप लगाती है कि आप बार बार अमित शाह को बार बार अलग अलग स्टेट में ले जाते हैं, लेकिन सभी स्टेट तो जीत नहीं पाते। जी देखिए, अमित शाह जी का आना दोनों लिहाज से है, विधानसभा की तैयारी को लेकर भी और विधानसभा चुनाव के 5-6 महीने बाद होता है लोकसभा चुनाव, उसकी तैयारी को लेकर भी। तो रणनीतिक स्तर पे जो केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्थानीय स्तर पर भाजपा को ये सामूहिक नेतृत्व में जाना चाहिए, जो कि अभी कांग्रेस ने भी किया है। कांग्रेस बिल्कुल इनके आने जाने से सचेत है, ऐसा नहीं है। पहले लगातार भूपेश बघेल का चेहरा आगे लाया जा रहा था, अब टीएस सिंहदेव को भी साथ में ले लिया गया है, क्योंकि पिछली बार भी जय वीरू की जोड़ी हिट हुई थी और 68 सीट जिताई थी। इस बार भी खासतौर पे सरगुजा क्षेत्र में जो इनका सर्वे हुआ और करीब हफ्ते भर पहले जो मीटिंग की रिपोर्ट दिल्ली गई, दिल्ली में ये बात सामने आई कि सरगुजा में लोग इस बात से नाराज हैं कि टीएस बाबा को मुख्यमंत्री वहां प्रोजेक्ट किया था, लेकिन टीएस बाबा सीएम नहीं बन पाए। तो अब उनको डिप्टी सीएम बनाकर ये संदेश देने का प्रयास किया गया कि हम आज भी बाबा का कद कहीं कम नहीं हुआ है, और ये सरगुजा की जनता को संदेश देने का प्रयास है। और उसके बाद खाली यही नहीं है, इसके अलावा टीएस सिंहदेव के अलावा महंत हैं, चरणदास महंत एक बड़े नेता है कांग्रेस में, रविंद्र चौबे हैं, गृह मंत्री है अभी, ताम्रध्वज साहू, ये सारे लोग एकजुट होकर कांग्रेस में आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह का मुझे लगता है भाजपा भी करेगी। खासतौर पर विधानसभा इसलिए करने की जरूरत है कि यहाँ की जनता जो पिछली बार वोट की है उसको परिणाम को देखिए आप। एक तरफ कांग्रेस को 68 सीट देकर विधानसभा में जिताती है, तो उसके 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव में 11 में से 9 सीट भाजपा को देती है। मतलब इतना इंटेलिजेंट फैसला किसी प्रदेश की जनता का मैंने नहीं देखा। एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी काम करेगा ना सर? हाँ, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखिए, मुझे लगता है ना अभी वर्तमान सरकार के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं, क्योंकि जिस तरह की योजनाएं चली हैं वो वही पहली टर्म में इतनी जल्दी एंटी इनकम्बेंसी नहीं आता। भाजपा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी इसलिए ज्यादा था, 15 साल का 3 टर्म हो चुके थे। जी वो 15 साल का असर था वो। अभी कांग्रेस का पहला टर्म है और बीच में 2 साल कोरोना का भी है, तो उसको भी जनता देख रही है, तो इसलिए बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। लेकिन यह आंतरिक गुटबाजियां दोनों पार्टियों में है, तो वो भी आपस में लगभग बराबर है मामला। लेकिन जो सामूहिक नेतृत्व है उसको भाजपा को भी
सामने लाना पड़ेगा, मुझे ऐसा सामने लगता है, लाना तो पड़ेगा। फायदेमंद जी, रहेगा। मुकेश जी जो है सामूहिक नेतृत्व आपको तो सामने लाना पड़ेगा और सही सही बात कह रहे हैं, वो एंटी इनकम्बेंसी इतनी जल्दी नहीं आएगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है फिर आप कैसे 40+ 45+ करेंगे, क्योंकि यही मंत्र है आपका। इसके अलावा क्या कुछ कहा है, किस तरह से आप एकता का संदेश देंगे बीजेपी में, और जो अभी चूंकि अमित शाह आ गए, अगली बार क्या उनके बार बार दौरे कराए जाएंगे? ललित जी, जी माननीय, मैं बहुत सम्मान करता हूँ गंगेश जी का। हाँ, जब भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के पदाधिकारियों का सूची देख लें, उनमें कौन है, किन किन लोगों को भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश के महासचिव हैं, अध्यक्ष हैं, उनके योग्यता आप यदि कंपेयर करते भी हैं माननीय भूपेश बघेल जी से, तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि कौन बेहतर है। और करप्शन फ्री यदि सरकार चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को लोग लेकिन आपके ऊपर मुकेश जी बहुत सारे करप्शन के आरोप लगाए हैं इन्होंने, अभी तो करप्शन के आरोप लगाए 15 साल पे। देखिए, इनका आरोप मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कि सरकार के लोगों को कार्रवाई करना चाहिए, आरोप लगाने का काम विपक्ष का जी। जांच करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए, कार्रवाई करना चाहिए। इसका मतलब कहीं ना कहीं इनके बातों में कोई दम नहीं है, ये मिथ्या आरोप लगा रहे हैं। आप बताइए, कभी सुने हैं कि आरोप लगाने का काम सरकार करती है? ये कभी हुआ है? कि क्या कर रहे हैं? और संगठित भ्रष्टाचार। चलिए एक बात बता दीजिए मुकेश जी, ये बता दीजिए, बंद कमरे में जो मीटिंग हुई उसमें क्या बात हुई है जी? बंद कमरे में जो मीटिंग हुई है उसमें क्या बात हुई है? अमित शाह जी ने क्या क्या कुछ बताया आपको? निश्चित रूप से वो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, केंद्रीय गृह मंत्री हैं, और चुनाव का समय है, राजनीतिक दल में चुनाव के समय में क्या चर्चा होती है ये आप बताएंगे नहीं, मालूम है। ये तो रणनीति सब बाहर निकल आएगी। कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द होने का, कांग्रेस पार्टी को घबराने का ये प्रश्न होना चाहिए। जरा इनसे पूछिए कि इतना घबरा क्यों रहे हैं जी, क्या है घबराहट का? अबे जी आप बता दीजिए, आप क्या कहना चाहेंगे? करोगे तो घबराना पड़ेगा। एक आखिरी रिएक्शन अबे जी। घोटाले करोगे तो अरे थोड़ा सुन लीजिए। अरे घोटालेबाजों की सरकार कौन थी ये जानते हैं? ललित जी बताएं। कांग्रेस के पेट में दर्द होने का प्रश्न ही नहीं है, घबराहट होने का प्रश्न ही नहीं है। वो तो डिबेट हो रहा है, और आपने एक कुछ बनाया है चाणक्य का मंत्र, अमित शाह का मंत्र, तो हमको उस पर टिप्पणी करनी पड़ रही है। ये तो मीडिया डिबेट करवा रहा है तो हम मोदी और अमित शाह पे बात कर रहे हैं, ये तो हमारा तो विषय नहीं है। तो आप तो सीरियसली लेते ही नहीं सर। अभय जी आप तो सीरियसली लेते नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ। अगर मीडिया ने विषय बनाया तो आप बात कर रहे हैं, वरना तो आप जो है चाणक्य को सीरियसली लेते ही नहीं। बात करेंगे, हम अपने विकास की बात करेंगे, अपनी सरकार की योजनाओं की बात करेंगे। गंगेश जी आपने देखा ये मीडिया का विषय, अदरवाइज कांग्रेस इसको वाकई सीरियसली नहीं ले रही। मुकेश शर्मा जी ने कहा कि पूरे एक आखिरी जी उनके अपने तर्क हैं, लेकिन सीरियसली लेने की जरूरत है एक्चुअली। मोदी जी मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि भाजपा भी देखिए पीछे, छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? इस बार पहले जैसी स्थिति नहीं है इस बार। कल रायपुर आ रहे हैं तो मणिपुर क्यों नहीं जा रहे हैं? गंगेश जी अभय जी मैं ये बोल रहा था कि इस बार जो है देखिए पिछली बार जो चुनाव के परिणाम आए थे उसमें एंटी इनकम्बेंसी बड़ा मुद्दा था, और कांग्रेस की जीत से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं की नाराजगी के कारण ये इतनी बड़ी हार हुई थी। इस बार कार्यकर्ता रिचार्ज की बहुत तेजी से किए जा रहे हैं, साल भर से भाजपा के बड़े नेता आ रहे हैं, तो इस बार वैसा मामला नहीं है, इसलिए कांग्रेस को भी सीरियसली लेना चाहिए इस मुद्दे को। कांग्रेस को भी इसमें सीरियसली लेना चाहिए। और अभय जी निश्चित तौर पर केवल जो है चाणक्य के आने से काम नहीं होगा, उनके यहाँ तो प्रधानमंत्री भी आने वाले हैं, साथ ही इनके दौरे लगातार बने रहेंगे, लेकिन कांग्रेस की तरफ से भी तो बड़े बड़े नेता आएंगे। आप भी तो निश्चिंत रहिए, क्योंकि हो सकता है राहुल गांधी आए, एक के बाद एक प्रियंका गांधी आए, और उसके बाद आप भी अपनी तरफ से पूरी मेहनत लगाएंगे। लेकिन जब भी चुनाव होते हैं एक दूसरी पार्टियों को सीरियसली लेना चाहिए सर, क्योंकि क्या पता ऊँट किस करवट बदले। जनता के हाथ में सारे निर्णय होते हैं, और जनता तक अपनी बात को पहुंचाने का यही एक अच्छा जरिया होता है कि किसके थ्रू आप अपनी बातों को पहुंचाते हैं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभय जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खुश तो बहुत हैं मुकेश जी आप अमित शाह जी आए तो। चलिए गंगेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
तो मंत्र से मिलेगी जीत, यही हमारा आज का मुद्दा था। इस आज के मुद्दे में फिलहाल इतना ही। आगे बंसल न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ।